Guys, a very important topic. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम 2005 में सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की। और गाइज ये एक की, फिर आप कह सकते हो कि एक मुख्य सिद्धांत या की प्रिंसिपल हम लोग को सामाजिक उपाय और श्रम कानून का देखने को मिलता है, सोशल मेजर और लेबर लॉस का देखने को मिलता है। और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो लीगली रूरल इंडिया में यानी कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, इनहैंस हो सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, श्रमिकों की, वर्कर्स की। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट कम से कम 100 दिनों के लिए अचीव करना, जनरेट करना, राइट। और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। अनस्किल्ड लेबर्स जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो वर्कर्स, तो उनके पास ऐसे कोई स्किल्स होती नहीं है, राइट। तो ऐसे वर्क में जो है वो उन्हें शामिल करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है। और ये रूरल एरियाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड को मजबूत बनाता है, आजीविका के आधार को सशक्त करता है ये, राइट, ये स्कीम। तो ये सब चीजें इस स्कीम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? तो ड्यूरेबल एसेट, लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुएं हो गए, पॉन्ड हो गए, तालाब वगैरह हो गए, रोड हो गई, नहर हो गए, कैनल्स हो गए, राइट। इसमें टारगेट ये भी किया जाता है कि गांव क्षेत्र से लोग जो है वो माइग्रेट करके अर्बन क्षेत्रों में ना चले जाएं, उनको गांव क्षेत्र में ही, क्योंकि देखो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है अर्न करने की, कमाने की। तो यहीं पर ही अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए उनके गांव के एरिया पर ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो क्यों माइग्रेट करेंगे। तो इससे माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये भी इसका एक की ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि काम गांव क्षेत्र के आसपास ही होना है, रोड बनाने का, कुएं बनाने का, ड्यूरेबल एसेट बनाने का, तो इससे ये फायदा मिलता है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये बेनिफिट्स रिसीव करने का, यानी कि किन किन वर्कर्स को शामिल किया जाता है मनरेगा के अंदर? पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 18 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए जिस समय वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। यहां पर यह भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है, एप्लीकेंट जो है, वो लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस पंचायत की, लोकल ग्राम पंचायत की जो हमें देखने को मिल रही है जो एप्लीकेशन आई है, तो वो व्यक्ति उसी पंचायत का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि वहीं कहीं हाउस होल्ड होना चाहिए, घर होना चाहिए, निवासी होना चाहिए वो, राइट। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, राइट, कि वो अपनी इच्छा से अनस्किल्ड लेबर करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम करने के बाद फिर मना करने लगे कि देखो हमें अनस्किल्ड लेबर करवाया जा रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था अनस्किल्ड लेबर मुझे मिलेगा, राइट। बट सामने वाले को पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी वर्क कंडीशन किस प्रकार की होगी, किस टाइप के आपको काम जो है वो दिए जाएंगे। तो देखो इस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है? तो आवेदन जमा करने के, एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर, या फिर जिस दिन से काम की मांग होती है उस दिन से जो एप्लीकेंट है उसको वेतनिक रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये मान सकते हो आप कि जिस दिन से काम की मांग वो करते हैं या फिर एप्लीकेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब कि फिर अब वो मतलब 100 डेज का उनको डेफिनेटली वेज मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर ये भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार अगर 100 डेज का काम नहीं दे पा रही है तो भी 100 डेज की इनकम जो है, वेजेस जो है वो सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी वर्कर्स को। तो यही इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम की मांग करने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोशल ऑडिटिंग की भी इसकी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पता अधिकारी अपने जेब में पैसा जो है वो दबा लें, राइट, और ये बोल दें कि वर्कर्स आए नहीं या वर्कर्स शामिल नहीं हो, या फिर मतलब फेक वर्कर्स वगैरह रख लें। तो ऐसा नहीं होना है। इसमें प्रॉपर ऑडिटिंग भी जरूरी है। ऑडिटिंग बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं तो फिर कई बार हम देखेंगे कि वैसे ही हम लोग के यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है। तो इसके अंदर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, जिससे कि सोशल ऑडिट किया जाए। मैंडेटरी करना, सोशल ऑडिट का होना मैंडेटरी है, लेखा परीक्षण होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत घोटाला जो है वो इस स्कीम के तहत हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है घोटाले को रोकने के लिए।
और मजदूरी की मांग करने हेतु अपनी आवाज उठाने और शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम सभा इसका एक प्रमुख मंच है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्कर को अगर कोई शिकायत करनी है इस स्कीम के तहत तो कहां पर वो कर सकते हैं, तो ग्राम सभा पे कर सकते हैं। और अगर उनको जॉब चाहिए तो भी वो ग्राम सभा पर अपनी आवाज उठा सकते हैं कि उनको जो है वो जॉब चाहिए। फिर ग्राम सभा के अंदर उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन इन्हें भरनी है और कैसे इनको जॉब जो है वो मिलेगी, राइट। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करते हैं कि वर्क जो है वो किस प्रकार के होंगे, यानी कि उनकी विलेज में, उनके गांव में क्या क्या काम जो है वो करवाना है, किस प्रकार के ड्यूरेबल एसेट्स बिल्डअप कराना है, और उसकी प्रायोरिटी जो है ये फिक्स करेंगे कि कौन सा काम जो है वो पहले होना चाहिए। तो काम देने वाली अथॉरिटी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। मनरेगा के बारे में आपको ऑलरेडी पूरी चीज क्लियर है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट। आपको पता है कि मनरेगा में कितने दिन की जॉब गारंटी प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है कि मनरेगा के तहत पूरी प्लानिंग जो है वो कौन क्रिएट करता है, राइट। यू नो ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव डिस्कस्ड इट। बट कास्ट बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है ये भी समझिए। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कि वो रिप्लेस कर दें कास्ट बेस्ड नरेगा पेमेंट सिस्टम को अर्लियर मैकेनिज्म के साथ जो पहले ये यूज करते थे, सिंगल फंड ट्रांसफर ऑर्डर। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट की और पंचायती राज की, इन्होंने कहा सरकार को कि सरकार अपने कास्ट बेस्ड वेरियस सिस्टम को वापस ले लें, राइट। जिसके तहत आप कास्ट के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर कास्ट के आधार पर आप जो है वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिसबर्स करते थे कैटेगरीज के आधार पर। आप उसको खत्म करके जैसा पहले हुआ करता था कि आप एक बार में पेमेंट सबके पास बिना किसी कैटेगराइजेशन के थ्रू आप डिसबर्स करते थे, वैसा ही करो, राइट। तो मेन चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि ये है क्या, ये कास्ट बेस्ड जो हम लोग को पेमेंट सिस्टम जो देखने को मिल रहा है ये है क्या। तो देखो ये एक नया सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसमें जैसे कि लेट्स से कि अगर 20 इंडिविजुअल हैं, 20 लोग हैं, 20 व्यक्ति हैं, जिनमें से 6 शेड्यूल कास्ट के हैं, 4 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 10 अदर्स के हैं। अब अदर्स के अंदर क्या शामिल हो जाएगा, ओबीसी भी शामिल हो जाएगा और जनरल कैटेगरी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। सो जो नया सिस्टम जो था उसमें हमें देखने को मिलता था पेमेंट जो है वो 3 सेपरेट फंड ट्रांसफर ऑर्डर के थ्रू डिसबर्स की जाती थी और हर एक 3 कैटेगरी बना दी जाती थी। हर एक कैटेगरी के हिसाब से फंड जो है वो ट्रांसफर होता था, राइट। और ये 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने लागू कर दिया। जो बेनिफिशियरी थे अदर्स कैटेगरी के अंदर वो जनरल और अदर बैकवर्ड क्लासेस के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब कह रहे हैं ये कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है ये है कि बताया जा रहा है कि इसके कारण ड्रिफ्ट, हम लोग को दरार जो है वो देखने को मिल रही है आपस में, लोगों के बीच में, स्पेशली वर्कर्स के बीच में जो है वो पैदा हो रही है। और इवन अगर हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो वर्कर्स हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, ये इकोनॉमिक वीकर पॉपुलेशन का हिस्सा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हिस्सा है। हमारी कंट्री के अंदर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर आबादी है, जो कमजोर वर्ग है, उसका हिस्सा है ये सभी के सभी वर्कर्स। ये किसी भी धर्म या किसी भी जाति से पर्टिकुलरली नहीं आती है, सभी के सभी धर्म या जाति से ही एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसको स्पेसिफिकली जो है वो आप फंडिंग प्रोवाइड कराओगे, स्पेसिफिकली उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराओगे। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जितने भी वर्कर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनके बीच में दरारें आने लगेंगी, आपस में कम्युनिटी के बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो ये सब चीजें होने लगेंगी। आप इस प्रकार के पेमेंट सिस्टम देखो, पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है कि लोगों के अकाउंट में जो है वो पहले पैसे जा रहा है बाद में पैसे जा रहा है। पैसा जा रहा है बट एक अलग चैनल के थ्रू जो है वो पैसा जा रहा है, अलग फंडिंग के थ्रू पैसा जा रहा है। जैसे सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 3 लाइन बनी हुई है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग लाइन, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग लाइन, अदर्स कैटेगरी के लिए अलग लाइन। अब कहा है कि आपको इन पर्टिकुलर प्लेसेस से अगर अपने देखो, अब बेनिफिशियरी को उनके अकाउंट पे, उनके खाते में ही जो है वो पैसे ट्रांसफर होते हैं, है कि नहीं, डायरेक्टली पैसे जो है वो उनके खाते में ट्रांसफर होते हैं। बट जो बैंकिंग सिस्टम है, जिस चैनल के थ्रू अब वो ट्रांसफर करेगा पैसे, अब वो 3 कैटेगरीज के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करेगा। अब ये वाली जो 3 कैटेगरीज हम लोग को जो देखने को मिल रही हैं, जिनके माध्यम से पैसे फंडिंग जो है वो ट्रांसफर होगी, सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि इनको पता लगे कि कितने शेड्यूल कास्ट, कितने शेड्यूल ट्राइब को बेनिफिट मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि इसके आंकड़े जब रिलीज होंगे या नहीं भी होंगे, अगर ये चैनल ही पता लग रहा है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सरकार ने ऐसे चैनल बनाए हैं, तो जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो इस चीज को तो नहीं समझेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने ऐसा किया। उनको तो ये लगेगा कि अरे यार ये तो फिर भेदभाव हो रहा है, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो,
ये पैसा ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, पैसा आ रहा है सभी के पास, सभी जो काम करेंगे उसका उनको वेरियस मिलेंगे, उनको पैसा उनके अकाउंट में मिलेगा 100 डेज का गारंटी जो है इस स्कीम के तहत। बट पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चैनल इन्होंने क्रिएट किया। अब जब आम जनता को पता लगा कि 3 चैनल्स क्रिएट हो गए, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, अदर, जनरल और ओबीसी उसके अंदर आ जाएंगे, तो आम जनता के बीच में पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। दिस इज द इशू, दिस इज द इशू इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं है पेमेंट सिस्टम के अंदर कि पेमेंट सिस्टम में कोई खराबी है, पेमेंट सिस्टम के अंदर जो कैटेगरी बनी है वो खराब है, वो गलत है, और इसी के कारण दरार जो है वो आपस में जनता के बीच में क्रिएट होगी, राइट? तो ये चीज है। और आम जनता, आप जानते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, राइट? अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कैटेगरीज बनाई है तो आम जनता जो है वो पर्सनल लेवल पर इसको देखेंगे, और जब पर्सनल लेवल पर वो देखेंगे तो लोगों के बीच में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, कि होगा, भेदभाव होगा, राइट? तो ये चीज है। अब सिस्टम ऑफ कास्ट बेस्ड वेज पेमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये कैटेगरी वाइज पेमेंट ऑफ वेजेस जो किया जा रहा है, जो ये सिस्टम जो रखा गया है, ये इंट्रोड्यूस किया गया कि एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट किया जाए कि किस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रुप्स के बीच में फंड फ्लो हो रहा है। मतलब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया, बट जनता के बीच में तो ये मैसेज चला गया ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप इस सिस्टम को हटाकर जो सिंगल चैनल वाला सिस्टम है वही लाओ, कोई कैटेगरी इसके अंदर इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि आप कैटेगरी इन्वॉल्व करोगे जनता के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा। दिस इज द थिंग, जो चीज आपको समझनी है। यहां पर कंफ्यूजन वाली बात जो है वो यही थी कि ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। कुछ सिस्टम नहीं है ये, सिर्फ कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई, ये चीज बस आपको समझनी है। क्लियर?